Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narwal. I am going to discuss the exercise of chapter 2. First of all, we discuss multiple choice question. I mean to say that MCQs. Question number 1 and option number 1. A filtration process could be very time consuming if it were not aided by a agent section which is developed. बच्चों MCQs करने से पहले एक बात सुन लें कि आप लोगों ने जितने भी टॉपिक पीछे पढ़े हैं उन्हीं में से ये स्टेटमेंट उठाई हुई हैं। अगर आपने अच्छी तरह से लेक्चर लिए होंगे और साथ साथ याद किया होगा तो ये MCQs आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले MCQs का आंसर डेल्टा लगाया हुआ है, डी, if the paper fits tightly. Second is during the process of crystallization the hot saturated solution, option number beta, B, the saturated solution is cooled at moderate rate to get medium size crystal. ये भी स्टेटमेंट आपने पीछे पढ़ी हुई है। थर्ड वन, solvent extraction is an equilibrium process and it is controlled by distribution law. ये भी आपने पीछे स्टेटमेंट पढ़ी हुई है। उसके बाद 4.1 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज़ अ पर्टिकुलरली यूजफुल टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज, इसका आंसर है डेल्टा, डीजूस, वोलाटाइल आर थर्मली अनस्टेबल। Last one and fifth, the comparative rate at which the solutes move in paper chromatography depends upon retardation factor value. इसका आंसर है बीटा, RF values of solute। तो बच्चों ये थे आपके MCQs। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। वाई is there a need of crystallization the crude product, कि आपके पास जो प्रोडक्ट आपने गेन किया है उसको हम क्रिस्टलाइज क्यों करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने पीछे एक बात कही थी कि आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ जाता है, जो आप उसको प्रोड्यूस कर लेते हो, तो उसमें कुछ बच्चों इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करके फिर आपके पास प्योर प्रोडक्ट आता है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करने के लिए आप क्या करते हो, उसको क्रिस्टलाइज करते हो। तो इस तरह क्रिस्टलाइजेशन करना बहुत अहम है फ्रॉम क्रूड प्रोडक्ट। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको देखना। इसका आंसर बोलने लगा हूँ। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट ऑलवेज कंटेन इम्प्योरिटीज़। मेन पॉइंट ही इसका ये है कि इसमें क्या होती है बच्चों, इम्प्योरिटीज़ होती है, और इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करके फिर हम प्योर प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। टू ऑब्टेन अ सॉलिड कंपाउंड क्रूड प्रोडक्ट इज क्रिस्टलाइज फ्रॉम अ सूटेबल सॉल्वेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्पिरिन इज प्रिपेयर बाय द रिजेक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। क्वेश्चन को समझें फिर उसका आंसर। कहता है कि आपने एस्पिरिन बनानी है। एस्पिरिन या एस्पाइरिन आपने बनाई है, और एस्पाइरिन कहाँ से और कैसे बनाई है, सैलिसिलिक एसिड और दो एसिड का मिक्सचर और लिया है, एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड। इन दोनों के मिक्सचर से आपने एस्पिरिन बनाई है। ये एस्पाइरिन की फार्मेशन आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ से आपने सिर्फ याद रखना है कि एस्पाइरिन की फार्मेशन में क्या करना आपने, आपके पास सैलिसिलिक एसिड होगा और उसमें मिक्सचर लेना एसिटिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो आपके पास एस्पाइरिन की फार्मेशन हो जाएगी। कहता अगर आपने ये बना ली है जो वाटर इनसॉल्युबल है, हाउ विल यू सेपरेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। तो आपसे कहा जाएगा या आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो एस्पिरिन बना ली है, अब आपने उस रिएक्शन मिक्सचर से एस्पाइरिन के सैंपल को अलहदा करना है। तो बच्चों आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ा और जिसमें आपने सक्शन फिल्ट्रेशन पढ़ा था, उसके थ्रू आप इसको ईजिली सेपरेट आउट करवा सकते हैं। तो मैं आंसर बोलने लगा हूँ
कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एस्पायरिन व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर इज थ्रोन इन अ वाटर एस्पायरिन इज प्रेसिपिटेटेड। कहता है कि जब आपने वो रिएक्शन मिक्सचर में एस्पायरिन बन गई है तो अब आपको चाहिए कि वो जो रिएक्शन मिक्सचर था ना उसमें से वाटर को गुजारें या वाटर को उसमें से गुजारें। तो आप देखेंगे उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितनी भी एस्पायरिन होगी जब वो वाटर के साथ अट्रैक्ट होगी तो उसके प्रेसिपिटेट यानी उसके पीपीटी यानी उसकी रसूब साजी होना शुरू हो जाएगी। देन सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर बाय सक्शन फिल्ट्रेशन। जब उसकी प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे, पीपीटी बनना शुरू हो जाएंगे तो सक्शन फिल्ट्रेशन की मदद से आप उसको अलहदा कर सकते हैं। द क्रूड प्रोडक्ट इज देन क्रिस्टलाइज फ्रॉम द मिक्सचर दैट इज सॉल्वेंट कंटेनिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर। ऊपर था इनसॉल्यूबल, अब नीचे आ गया सॉल्यूबल इन वाटर एज वेल एज क्लोरोफॉर्म। यानी कि आपके पास एक ऐसा सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में भी सॉल्यूबल है और क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्यूबल है। ड्यूरिंग इट्स प्रेसिपिटेशन इट्स रिमेन इन एक्वस लेयर। डिस्क्राइब अ मेथड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम दिस लेयर। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर जो रिवाइज करवा दूं बच्चों, आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने क्लोरोफॉर्म वाला एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड पढ़ा था जिसमें आपने KI3 और CCl4 की सेपरेटिंग फनल में इसको ऐड करके तो आपने इन दोनों को अलहदा किया था। उसमें आपने क्या किया था कि जो KI3 था उसमें जो I2 थे वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर गए थे CCl4 में, क्योंकि CCl4 में क्या प्रेजेंट था I2, और जो ऊपर I थे CCl4 में वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर गए थे। यानी कि जिनकी रिलेटिव अफिनिटी एक दूसरे के साथ मैच करती थी वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर गए थे। उसी चीज़ को बेस बना के हमने चलना है। इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास सबसे पहले नीचे वाटर की लेयर होती थी, बाद में आप उसको क्लोरोफ्लोरो ये क्या नाम है CCl4 था, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को उसके अंदर ऐड कर देते थे। फिर आप उसको क्या करते थे, अच्छी तरह से मिक्स करते थे, शेक करते थे या स्टीरर की मदद से इसको हिलाते थे। तो आप देखते थे कि उसमें जो सेम एफिनिटीज़ वाले कंपोनेंट थे वो एक दूसरे के साथ आके अटैच हो गए थे। जिस तरह पहले हमने बात की है कि जो I2 था वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर गया और जो I था वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर गया। इसी तरह दोनों आपके पास सेपरेट हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना था, वो जो सेपरेटिंग फनल का जो नीचे वो वाल्व लगा हुआ था या वाल लगा हुआ था उसको आपने लूज़ किया, वाटर की लेयर वो अलहदा हो गई। फिर नीचे या उस सेपरेटिंग फनल में सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रह गया था और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे से ऊपर की तरफ गया था वो रह गया था। फिर आपने क्या करना था, उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला जो सैंपल आपके पास सेपरेटिंग फनल में रह गया था अब आपने उसको अलहदा करना है। जब अलहदा करेंगे तो आपने उसको फिर इवेपोरेट करवाना था। जब आप उसको इवेपोरेट करवाएंगे तो क्लोरोफॉर्म है जो वो इवेपोरेट हो जाएगी तो नीचे आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में बच जाएगा। तो ये इसमें लिखा हुआ, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन बाई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन द गिवन कंडीशन compound is present in aqueous layer. Since given organic compound is also soluble in chlorofluoro and chloroform and chloroform is almost immiscible with water, hence organic compound can be separated by shaking aqueous layer with chloroform in a separating funnel. Compound goes into the chloroform layer which is separated from aqueous layer। कि जो aqueous layer के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद थे वो क्लोरोफॉर्म की तरफ मूव करना शुरू कर गए। जब क्लोरोफॉर्म की तरफ मूव करना शुरू कर गए तो आपने वाटर को बाद में अलहदा कर लिया और क्लोरोफॉर्म आपके पास पीछे सेपरेटिंग फनल में बच गया। अब आपने इसको क्या करवाना था, इवेपोरेशन करवानी थी, इवेपोरेट करवाना था उस क्लोरोफॉर्म को। जब क्लोरोफॉर्म इवेपोरेट हो जाएगी तो पीछे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस लेयर, देन क्लोरोफॉर्म इज evaporate to get a pure organic compound। यानी कि इसमें बात आपने क्या करनी है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीक की जो आपने पीछे पढ़ी थी। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तकनीक वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन। हाँ बच्चों, आपने पीछे को बात पढ़ी थी कि आपने जो
सॉल्वेंट यूज़ करना है, वहाँ आपके पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि सॉल्वेंट को आप एक ही बार यूज़ कर लो, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप सॉल्वेंट को थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार यूज़ कर लो। लेकिन दोनों में से अच्छा और बेस्ट और एफिशिएंट मेथड कौन सा था, जिसमें आपने सॉल्वेंट को ज़्यादा बार इस्तेमाल किया था और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया था। इससे आपके पास जो सब्सटेंस की अमाउंट है वो ज़्यादा मिकदार में ऑब्टेन होती थी। अगर आप एक ही बार सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे तो आपके पास जो सब्सटेंस की अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी, और इस तरह आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा प्योर या उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी। तो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये आपने पीछे पढ़ा था बच्चों। अगर आप इसको एक ही बार यूज़ कर लेंगे ना सॉल्वेंट को, तो उनके दरमियान ना इक्विलिब्रियम कायम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए आपको क्या चाहिए कि वो जो सॉल्वेंट आपने यूज़ करना है उसको थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार यूज़ कर लो, तो फिर उनके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। It is repeated extractions are used, the equilibrium is established many times, so more amount of substance will be obtained. On the other hand, in single extraction, अगर आप एक ही बार सारा सॉल्वेंट यूज़ कर लो फिर क्या होगा, the equilibrium will be established only once. इक्विलिब्रियम कायम होगा लेकिन एक ही बार होगा। so less amount is extracted, उसमें ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट थी या आपके पास obtain हुई थी और यहाँ कम। Thus, repeated extraction using small portion of solvent are more efficient because more amount of substance is obtained. यानी कि ज़्यादा बार उसको सॉल्वेंट को यूज़ करोगे थोड़ा थोड़ा करके तो आपके पास जो सब्सटेंस की अमाउंट होगी वो ज़्यादा मिकदार में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज 9, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंपाउंड। तो बच्चों आपने पीछे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट पढ़ा था, उसमें आपने ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स पढ़े थे, तो उन 6 पॉइंट्स को आपने देख लेना है और वही इसका आंसर होगा। ऐसे कह लें कि उसके जो फीचर्स हैं प्योर सॉल्वेंट के, इसके लिहाज से भी उसको पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, यू हैव बीन प्रोड्यूस विद अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 इंक्स इन with different color. Write down the procedure to separate the mixture with the help of paper chromatography. बच्चों जो आपने पीछे पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था ना, वही है ये। तो इसमें मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में, वो बता देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए और ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। वहाँ आपने क्या किया था, आपके पास एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक था, क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर सॉल्वेंट आपने लिया हुआ था। उसके बाद आपके पास एक वॉटमैन पेपर भी था नंबर 1, और उसके बाद उस फिल्टर पेपर के ऊपर या उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर आपने नीचे से 2.5 सेंटीमीटर आपने एक लाइन लगाई थी पेंसिल के साथ। फिर उसके पहले आपने कहा था जो आपके पास पेपर की जो स्ट्रिप थी ना उसकी लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, और लाइन कितनी लगाई है 2.5 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर की तरफ। अब जो लाइन आपने लगाई है ना उसके ऊपर आपने डिफरेंट स्पॉट्स लगाए थे। वहाँ तो आपने एक लगाया था, लेकिन यहाँ आपको कह रहा है कि 3 स्पॉट हैं आपके पास, तो डिफरेंट कलर के हैं, 3 स्पॉट उसके ऊपर लगा लें आप। अब आप उसको ड्राई करेंगे तो वो जब वो खुश्क हो जाएंगे, अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, फिर आपने उसके अंदर उस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर उस पेपर को हैंग करना है या सस्पेंड करना है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। फिर आपने क्या किया, जब उसको लटका दिया फिर ऊपर से आपने ढक्कन दे दिया था, उसके ऊपर कवर कर दिया था ताकि उसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो होमोजीनियस हो, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि जो आप क्रोमेटोग्राफी करवा रहे हैं इसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस काज ना हो। तो जब आपने इतना काम किया था तो उसके बाद क्या हुआ था, जो पेपर था आपने उसको उस सॉल्वेंट के अंदर डिप किया था। और कितना डिप किया था बच्चों, वो जो आपने लाइन लगाई थी ना उसको आपने बेस लाइन कहा था।
तो वो बेस लाइन उसके अंदर डिप नहीं होनी चाहिए, वो तो पेपर का थोड़ा सा नीचे से पोर्शन ना पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिप होना चाहिए। जब डिप हो जाएगा थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो नीचे सॉल्वेंट थे ना वो पेपर की मदद से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये बच्चों आपने रिएक्शन पढ़ा था कैपिलरी रिएक्शन, बायो में कैपिलरी रिएक्शन पढ़ते हैं आप। तो ये कैपिलरी रिएक्शन की वजह से या उसकी मदद से या उस प्रोसेस के थ्रू ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अब कहता है कि ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक उस पेपर का 3/4 पार्ट गीला ना हो जाए उस सॉल्वेंट की मदद से। जब उतना पेपर गीला हो जाए तो आपने क्या करना है, ऊपर से ढक्कन को अलग करना है, यानी कि उसको ओपन करना है, उस फिल्टर पेपर को बाहर निकालना है, कागज़ को। जब बाहर निकालेंगे तो आपने उसको एक लाइन और लगानी है। तो वो कहाँ लगानी है, जितना सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रैवल करके गया होगा नीचे से ऊपर की तरफ एंड पॉइंट तक आपने वहाँ एक लाइन और लगा लेनी है, जिस लाइन को आपने सॉल्वेंट फ्रंट का नाम दिया था। तो वहाँ तक लाइन लगा ली आपने। जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर डिफरेंट पार्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। जो नीचे से बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक का जो डिस्टेंस था, कल आपने उसको जी का नाम दिया था, और एक स्पार्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको एक्स का नाम दिया था, दूसरे ने जितना किया था उसको वाई का नाम दिया था। अगर 3 हो तो तीसरे को कोई और नाम दे लें अपनी मर्जी से। तो फिर आपने रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू भी फाइंड की थी। अगर आपने ए पॉइंट्स के लिए ये ए स्पॉट के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या कहेंगे कि आर एफ इंटू ए। तो ए का नाम क्या रखा था आपने यहाँ एक्स, और टोटल कितना था जी, एक्स ओवर जी। अगर बी के लिए निकालना है तो वाई ओवर जी। अगर आपने सी के लिए निकालना, अगर कोई और तीसरा पॉइंट भी हो, तीसरा स्पॉट भी हो, तो उसको अगर आप एन का नाम देते हैं तो एन बाई जी हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी कंपोनेंट की सेपरेशन करवा सकते हो बाई आ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो मैं इसका आंसर बोलने लगा हूँ ज़रा। पहला पॉइंट, सॉल्वेंट मिक्सचर प्लेस इन आ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। सबसे पहली बात ये है, टैंक इज़ कवर्ड विद आ लिड। ये ऐसे कहने का आपने इसको कवर कर देना है ताकि उसमें जो मिक्सचर है या उसका जो एटमॉस्फेयर है वो होमोजीनियस हो जाए। और उसके बाद आपने क्या कहा है कि जो स्ट्रिप लेनी है आपने वाटमैन क्रोमेटोग्राफ पेपर नंबर 1 की, वो कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर, और लाइन कितनी लगानी है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर की तरफ। फिर आपने क्या करना है कि वो जो इंक है जितने ड्रॉप उसने कहा है उसके ऊपर लगा लो, फिर उसको ड्राई होने दो। नीचे वाला पॉइंट क्या है, उसको ड्राई होने दो स्पॉट को। फिर आपने क्या करना है कि उसको कितनी देर तक सॉल्वेंट को मूव करने देना ऊपर की तरफ, 3/4 पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेपर। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वहाँ लाइन लगा लो, जिसको आपने किसका नाम दिया था, सॉल्वेंट फ्रंट का। तो ये सॉल्वेंट फ्रंट भी आ गया, ये सॉल्वेंट फ्रंट ये वाला। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने इसको बाहर निकाल लेना है तो आप देखेंगे कि जो स्पॉट थे उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसके नाम रख लें, और उसके बाद उसकी कौन सी वैल्यू डिटरमाइन कर लो, रिटार्डेशन फैक्टर की। तो रिटार्डेशन फैक्टर या आर एफ वैल्यू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ट्रैवल बाई आ पर्टिकुलर इंक फ्रॉम बेस लाइन ओवर डिस्टेंस ट्रैवल बाई द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। ये रिटार्डेशन फैक्टर की डेफिनेशन अलग से भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो बच्चों आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हुए आज। तो ये आज आपका काम इतना ही था, अच्छी तरह से इसको समझना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो आप इजीली रब्ता कर सकते हैं।